मेरे पास क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। अभी तक हम पार्ट ए के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को देख चुके हैं। पार्ट बी के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को देख चुके हैं। यानी कि अभी तक हमने 1 मार्क्स, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सीख लिया है। आज हम सेक्शन 3 को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन 3 में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 3 को। तो सेक्शन 3 ये रहा। इसमें आपके पास 38th नंबर क्वेश्चन है, 39th और 40th नंबर क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपके पास इंटरनल चॉइस है। बाकी दोनों क्वेश्चंस आपको कंपल्सरीली अटेम्प्ट करना है। चलिए इन क्वेश्चंस को एक एक करके अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 38th नंबर क्वेश्चन को, और हम पढ़ते हैं 38th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। माईपेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक इन नया रायपुर एंड इज प्लानिंग टू सेट अप अ नेटवर्क। द यूनिवर्सिटी हैज़ 3 academic blocks, 1 HR Human Resource Center as shown in the diagram। तो माईपेस एक यूनिवर्सिटी है जो अपना एकेडमिक ब्लॉक नयापुर रायपुर में सेटअप कर रही है, और उसके लिए एक नेटवर्क को प्लान कर रही है कि डिफरेंट ब्लॉक्स को वो नेटवर्किंग के थ्रू कैसे कनेक्ट करे। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये 4 ब्लॉक्स हैं उसके पास। बिजनेस ब्लॉक है, टेक्नोलॉजी ब्लॉक है, लॉ ब्लॉक है और HR ब्लॉक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक्स इज एज फॉलोज। सो डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच कितनी डिस्टेंस है वो यहाँ पर दी हुई है। लॉ ब्लॉक से बिजनेस ब्लॉक तक कितनी डिस्टेंस है, लॉ ब्लॉक से टेक्नोलॉजी ब्लॉक तक कितनी डिस्टेंस है, लॉ ब्लॉक से HR ब्लॉक तक कितनी डिस्टेंस है, ऐसे सारी कुछ डिस्टेंस दी हुई है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक इज एज फॉलोज। सो डिफरेंट ब्लॉक्स में कितने कंप्यूटर्स हैं, बिजनेस ब्लॉक में कितने कंप्यूटर हैं, टेक्नोलॉजी में, लॉ ब्लॉक में और HR ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी बना लिया है। तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और ये उनके बीच की डिस्टेंस है, मीटर्स में मैंने लिखी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनके बीच में इनके पास कितने कंप्यूटर्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। बिजनेस ब्लॉक में 25 कंप्यूटर्स हैं, टेक्नोलॉजी ब्लॉक में 40, HR में 115 और लॉ ब्लॉक में, लो नहीं है ये, लॉ ब्लॉक है, लॉ ब्लॉक में 15 कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 40 मीटर, 30 मीटर, 80 मीटर, 35 मीटर, 15 मीटर और 105 मीटर्स दी हुई है। चलिए अभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ यूनिवर्सिटी विथ अ सुटेबल रीजन। तो यूनिवर्सिटी जो है हमारी, उसके लिए हमको सर्वर किस ब्लॉक में इंस्टॉल करना पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज़ ब्लॉक और सेंटर, किस ब्लॉक या सेंटर में मुझे सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा सर्वर हम वहाँ पर इंस्टॉल करते हैं जिस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो हमारे पास HR ब्लॉक में 115 कंप्यूटर्स हैं, 115 कंप्यूटर सबसे ज़्यादा हैं, किसी भी ब्लॉक में इतने कंप्यूटर्स नहीं हैं। तो जो हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे वो करेंगे HR ब्लॉक में, और इसके लिए रीज़न आप देंगे कि बिकॉज इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक्स और सेंटर्स फॉर अ वायर्ड कनेक्टिविटी। तो वायर के थ्रू आपको कनेक्ट करना है इन डिफरेंट ब्लॉक्स को। आपको एक सुटेबल लेआउट बताना है कि वायर्स कैसे कनेक्ट होंगे। तो मेरे पास ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस दी हुई है। इन चारों ब्लॉक्स को कनेक्ट करने के लिए एटलीस्ट मुझे 3 वायर्स चाहिए।
जैसे मैं HR को टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी को बिजनेस से और बिजनेस को लॉ ब्लॉक से कनेक्ट कर दूं, तब मैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में सिग्नल आसानी से ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। तो ऐसे आप एटलीस्ट 3 वायर्स लगाकर डिफरेंट ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ब्लॉक्स को हमें इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में सिग्नल भेज पाएँ। तो अब ऐसी कौन सी 3 प्लेसेस होंगी जहाँ पर आप वायर्स अटैच करेंगे ताकि सारे ही ब्लॉक्स आपस में कनेक्ट हो जाएं? चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम डिस्टेंस देखना पड़ेगी। जैसे यहाँ सबसे मिनिमम 15 है, फिर 30 है, फिर 35 है, फिर 40 है, फिर 80 है, फिर 105 है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे और ब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस होगी तो हमको वायर मिनिमम लगेगा, तो हमारी कनेक्शन की कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो यदि हम सबसे मिनिमम 3 डिस्टेंस देखें तो ये 3 डिस्टेंस है मिनिमम। अगर हम इनको कनेक्ट करें तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कनेक्ट करने पर आप देख रहे हैं कि लॉ ब्लॉक बच गया है। यहाँ पर कोई भी सिग्नल हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, यानी कि ये ब्लॉक सारे ब्लॉक से कट के अलग हो गया है। इसका मतलब हम इन तीनों में से कोई ना कोई एक डिस्टेंस को हटाएंगे। तो ऐसा करने के लिए अब हम 40 को ले लेते हैं, 35 को हटा देते हैं, उसकी जगह हम 40 लेते हैं। क्योंकि सबसे कम मिनिमम डिस्टेंस 15 थी, फिर 30 थी, फिर 35, फिर थी 40। 35 हम नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा करने पर लॉ ब्लॉक से हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम 40 लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 मिनिमम वायर्स लगे मुझे। तो ये होगा आपका सॉल्यूशन कि आप ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो ब्लॉक्स को आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि मिनिमम वायर लगे, ताकि आपकी कॉस्ट है वो जो मिनिमम हो। इसके बाद एक और सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें हम HR ब्लॉक को सारे ब्लॉक से कनेक्ट कर दें। तो जो लेआउट है वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप जहाँ पर सर्वर आपने प्लेस किया है या जहाँ पर मैक्सिमम कंप्यूटर्स हैं उससे सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दें, या फिर आप मिनिमम डिस्टेंस देखें, ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जिसके थ्रू आप डिफरेंट ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट कर पाएँ और वो एक दूसरे में सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएँ। तो ये 2 हमारे सॉल्यूशंस होंगे। इन दोनों में से आप कोई भी बनाएंगे वो करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन को। Which device will you suggest to be placed or installed in each of these blocks or centers to efficiently connect all the computers within these blocks or centers? तो हर एक बिल्डिंग में जितने कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं और आपको पता होगा कि एक बिल्डिंग में जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो उससे लैन बनती है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप हब या स्विच का यूज़ कर सकते हैं। तो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हब या स्विच। D नंबर क्वेश्चन है सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन द नेटवर्क विथ जस्टिफिकेशन। रिपीटर हम कहाँ लगाएंगे, विथ जस्टिफिकेशन हमको बताना है। तो हमारी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से हुई है या फिर इस तरीके से। तो रिपीटर का यूज़ हम जहाँ पर करते हैं वो होता है 2 बिल्डिंग्स के बीच हम जब डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और उनके बीच डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है। अगर मैं सॉल्यूशन 1 की बात करूं तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस 30 मीटर, 40 मीटर और 15 मीटर है। तो सॉल्यूशन 1 में मुझे रिपीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन 2 की बात करूं मैं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर, 35 मीटर और 105 मीटर है। तो HR और लॉ ब्लॉक के बीच में मुझे यहाँ पर रिपीटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस मोर देन 100 मीटर है। तो यही मेरा सॉल्यूशन और जस्टिफिकेशन होगा। यदि मैं सॉल्यूशन 1 दे रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी रिपीटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी।
सॉल्यूशन 2 में मुझे रिपीटर लगाना पड़ेगा लॉ ब्लॉक और HR ब्लॉक के बीच में, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स इज मोर देन 100 meters. Now let us see the key number question. The university is planning to connect its admission office in Delhi. दिल्ली में इनके पास एक एडमिशन ऑफिस है जो इनको यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना है, विच इज़ मोर देन 1250 किलोमीटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी हमारी आपने पढ़ा होगा रायपुर में है, जैसा क्वेश्चन में लिखा था नया रायपुर, और यहाँ से 1250 किलोमीटर्स दूर एडमिशन ऑफिस है इनका दिल्ली में, जिसको ये जो यूनिवर्सिटी रायपुर में है उससे कनेक्ट करना चाहते हैं. विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन मैन वैन विल बी फॉर्म्ड, जस्टिफाई योर आंसर. यदि मैं दिल्ली में जो एडमिशन ऑफिस है उसको यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करता हूँ तो कौन सा नेटवर्क फॉर्म होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म होगा. तो चूँकि इतनी बड़ी डिस्टेंस जो 1250 किलोमीटर्स है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर आती है. लैन में आप एक बिल्डिंग या एक कैंपस के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं. एक सिटी में आप जब डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है, और उससे ज़्यादा डिस्टेंस होती है तब वाइड एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है. तो यहाँ पर आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि 1250 किलोमीटर्स डिस्टेंस होने की वजह से फॉर्म होगा. यही मेरा जस्टिफिकेशन भी होगा. यहाँ पर आपको इस बात का याद रखना है कि आप आंसर्स दें, अगर लिखा है जस्टिफाई योर आंसर तो उसको जस्टिफाई भी करें, बिकॉज हाफ मार्क यहाँ पर डिवाइडेड होता है. चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 39th नंबर क्वेश्चन. राइट SQL कमांड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज 1 to 5 बेस्ड ऑन द रिलेशन टीचर एंड पोस्टिंग गिवन बिलो. यहाँ पर टीचर और पोस्टिंग दो टेबल्स हैं, तो दोनों टेबल्स का यूज़ करके मुझे कुछ क्वेरीज लिखना है. टीचर टेबल में टीचर ID है, नेम है, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और जेंडर है. पोस्टिंग टेबल में पोस्टिंग ID, डिपार्टमेंट और प्लेस है. अब मुझे इन 5 क्वेरीज को लिखना है जो कि 1-1 मार्क की होंगी, जो मुझे 5 मार्क्स देंगी. तो इनको हम प्रैक्टिकली ही सॉल्व करके देखते हैं. इसके लिए मैं इन दोनों टेबल्स को अपने डेटाबेस में बना लूँगा, देन हम ये क्वेरीज लिखेंगे और इनको हम एग्जीक्यूट करके इनका आंसर भी देखेंगे. यदि आपको पता है कि हम टेबल्स कैसे बनाते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ देख सकते हैं इन टेबल्स को मैं कैसे बनाने वाला हूँ. सबसे पहले मैं क्रिएट टेबल टीचर बनाऊँगा. इसमें मेरे पास टोटल इतने कॉलम्स होंगे, तो इनको मैं कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ. तो इतने मेरे पास कॉलम्स होंगे. टीचर ID है जो वो इंटीजर है, नेम है वो वेरकेयर है, मैं वेरकेयर 20 दे दूँगा. एज है वो भी इंटीजर है, डिपार्टमेंट है ये अगेन वेरकेयर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट रहेगी, सैलरी फ्लोट होगी, सैलरी यहाँ इंटीजर है तो मैं इंटीजर ही लिख देता हूँ, जेंडर कैरेक्टर रहेगा 1 कैरेक्टर. इस तरीके से मेरी एक टेबल बन जाएगी. ऐसे ही मैं दूसरी टेबल भी बना लेता हूँ. दूसरी टेबल है पोस्टिंग, तो क्रिएट टेबल पोस्टिंग बना लेता हूँ मैं. यहाँ पर मैं स्मॉल और कैपिटल लेटर्स लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कैपिटल टेबल भी लिख सकता हूँ. क्योंकि केस इनसेंसिटिव है MySQL तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, पहला इंटीजर है, फिर वेरकेयर. सो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीजर, इसके बाद वेरकेयर, के बाद अगेन वेरकेयर. तो ये मेरे पास 2 टेबल्स बन जाएगी. इसको मैं MySQL में बना लेता हूँ.
MySQL में मैं ओपन करता हूँ। इसके बाद मैं कोई डेटाबेस में जाऊँगा। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ स्टूडेंट डेटाबेस को। इसके अंदर मैं इन टेबल्स को पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर आ रही है, मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है। वेर केयर की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस वाली टेबल में मुझे वेर केयर ठीक करना पड़ेगा। यहाँ भी अब इस टेबल को मैं भी बना सकता हूँ, तो ये 2 टेबल्स मेरे पास बन जाएंगी। अब दोनों टेबल्स मेरे पास बन चुकी हैं, जिसमें टीचर है और पोस्टिंग है। तो यहाँ पर 2 टेबल्स मेरे पास हैं। अब हम इन डेटा के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो इंसर्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पर बनाएंगे। ये मेरे पास सारा डेटा है, इसके लिए ही हम इंसर्ट स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टीचर। तो यहाँ पर मेरे टीचर्स टेबल के लिए इंसर्ट स्टेटमेंट्स बन गए हैं। इनको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो टीचर्स टेबल में डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। हम टीचर्स टेबल में डेटा देख लेते हैं। टीचर्स टेबल फ्रॉम टीचर टेबल। तो ये मेरे पास डेटा आ गया है। अब हम सिमिलरली डेटा इंसर्ट कर लेते हैं पोस्टिंग टेबल में। तो पोस्टिंग टेबल का डेटा मैं कॉपी करके यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर इसमें मैं इंसर्ट स्टेटमेंट लिख दूँगा। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पर इसलिए मैं सब्जेक्ट को और प्लेस को स्ट्रिंग्स में रख लेता हूँ, कोट्स के अंदर रख लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पर पोस्टिंग का भी डेटा बन गया है, इसको भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में भी डेटा है मेरे पास, टीचर्स में भी डेटा है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपनी क्वेरीज को एक एक करके। फर्स्ट क्वेरी है मेरे पास, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स के लिए मुझे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करना है। शो का मतलब होता है कि मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना है। जब भी मुझे स्क्रीन पर प्रिंट करना पड़ती है इन्फॉर्मेशन, तब मैं यूज़ करता हूँ सिलेक्ट स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट को। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स की इन्फॉर्मेशन मैं कैसे प्रिंट करूँगा, इसके लिए मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, सारे कॉलम्स में प्रिंट करूँगा फ्रॉम टीचर टेबल से, वेयर डिपार्टमेंट मुझे बताना है, कंडीशन है डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेरी लिखूँगा। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं उनका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। सो ये आंसर होगा मेरा फर्स्ट। सेकेंड आंसर है टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर्स हु आर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर भी मुझे लिस्ट करना है, लिस्ट का मतलब अगेन प्रिंट करना है। तो मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। सिलेक्ट स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर मेरे पास 2 कंडीशंस हैं, फीमेल टीचर्स हों प्लस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हों। यहाँ पर मेरे पास 2 कंडीशंस होंगी, तो सिलेक्ट और स्टार की जगह मुझे सिर्फ नेम प्रिंट करना है। तो नेम में प्रिंट करने के लिए नेम कॉलम यहाँ पर दूंगा। कॉलम का नेम है ये वाला कॉलम। फ्रॉम टीचर्स टेबल है, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर दूंगा। एंड एक और कंडीशन है, जेंडर मेरा फीमेल है, सो फीमेल जेंडर दूंगा। तो आप देखेंगे केवल एक यहाँ पर टीचर है जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से और फीमेल है। आप देखेंगे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एंड फीमेल, बाकी सारे लोग मेल्स हैं। तो ये शलाखा
यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा और ये मेरी कमांड रहेगी। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, टू लिस्ट अगेन मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना है। नेम मुझे प्रिंट करना है, टू ऑल द टीचर्स विद देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के असेंडिंग ऑर्डर में जहाँ पर भी आप देखें ऑर्डर लिखा है कहीं, तब आप समझ जाएं वहाँ पर आपको यूज़ करना है ऑर्डर बाई। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर बाई यूज़ करूँगा। और सिलेक्ट मुझे क्या करना है, लिस्ट केवल नेम, तो यहाँ पर मैं सिर्फ नेम कॉलम दूंगा सिलेक्ट स्टेटमेंट में। फ्रॉम किस टेबल से है, अगेन टीचर टेबल से है। अब यहाँ पर कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पर एक कंडीशन ऑर्डर बाई की है, तो यहाँ पर मैं ऑर्डर बाई यूज़ करूँगा, ऑर्डर बाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम। तो यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम दे दूंगा। अब मुझे किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं ASC लिखूँगा, फिर सेमी कॉलन। ASC बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। बेटर होगा आप ASC लिख दें। इसको जैसे ही मैं लिखूँगा, प्रिंट करूँगा, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के रिज़ल्ट देख सकते हैं। यदि मैं नेम के साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी प्रिंट करूँ, तब आप देखेंगे कि ये जो डेटा मेरा आया है वो डेट ऑफ ज्वाइन के असेंडिंग ऑर्डर में आया है। देखिए यहाँ पर 7 से स्टार्ट हुआ, 8, 15, 16, 17 एंड 18। सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा डेटा है। सो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले में अगेन मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। टीचर्स नेम, सैलरी एंड एज, यहाँ पर 3 कॉलम मुझे प्रिंट करना है। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में मेरे पास 3 कॉलम्स आएंगे, नेम, सैलरी एंड एज। सो नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज फॉर मेल टीचर्स ओनली। तो मेल टीचर्स के लिए नेम, एज, सैलरी कहाँ पर है ये भी देख लीजिए आप। ये नेम यहाँ पर है, एज, सैलरी तीनों टीचर्स टेबल में है, तो टीचर टेबल का मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर फ्रॉम टीचर लिख लेता हूँ। कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन है कि मेल टीचर्स के लिए मुझे प्रिंट करना है, तो मैं वेयर में जेंडर मेल दे देता हूँ। ऐसा करने पर मेल टीचर्स की नेम, सैलरी और एज प्रिंट हो जाएगी। ये आंसर हुआ 4th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन, टू डिस्प्ले नेम बोनस फॉर ईच टीचर वेयर बोनस इज 10% ऑफ सैलरी। अगेन डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। क्या क्या डिस्प्ले करना है मुझे, नेम एंड बोनस। सो नेम में यहाँ पर लिखूँगा, कॉमा बोनस यहाँ पर लिखूँगा। अब आप देखिए नेम एंड बोनस कॉलम किस टेबल में है, नेम टीचर में है, बोनस कहीं भी नहीं है, ना टीचर टेबल में है ना ही पोस्टिंग टेबल में है। इसलिए आगे इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि ईच टीचर के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन लिखना है, प्रिंट करना है, वेयर बोनस इज़ 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% है, तो सैलरी कॉलम किस में है, सैलरी कॉलम टीचर टेबल में है, तो सैलरी का 10% बोनस है। तो आपको पता होगा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट में मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके भी डेटा प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ बोनस जो कॉलम है वो सैलरी कॉलम से आएगा, और सैलरी का 10%, सैलरी का 10% मैं निकालूंगा 10 डिवाइड बाई 100, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.1, और इस कॉलम का नेम मैं एलियास करके बोनस दे दूंगा। तो सैलरी का 10% बोनस हो जाएगा। ये किस टेबल से है, ये टीचर टेबल से है। कंडीशन क्या है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेमी कॉलन दे दूंगा। ईच टीचर के लिए मुझे प्रिंट करना है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आप देखेंगे ये बोनस आ जाएगा 10%। सारे टीचर का नेम और उनका बोनस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम नेम बोनस आ गया है, जो कि 10% ऑफ सैलरी का है। यहाँ पर मैंने एलियास दिया था बोनस, इसलिए यहाँ पर एलियास बोनस आ गया। इस तरीके से हमने सॉल्व किए ये 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन में आपने देखा कि पोस्टिंग टेबल का कहीं यूज़ नहीं हुआ। तो कुछ टेबल्स आपको कंफ्यूज करने के लिए भी एग्ज़ाम में दे सकते हैं, और हो सकता है उनका यूज़ ना हो। तो आपको अपना जो क्वेश्चन करना है वो आप अपने हिसाब से करिए।
और देख लीजिए उसमें क्या यूज़ हो रहा है, क्या नहीं यूज़ हो रहा है। चलिए अब देखते हैं 40th नंबर क्वेश्चन। सो 40th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बाइनरी फाइल book.dat हैज़ स्ट्रक्चर दिस। ये एक स्ट्रक्चर है बाइनरी फाइल का, तो आप यहाँ देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। तो बाइनरी फाइल में लिस्ट के फॉर्म में डेटा है। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल टू इनपुट डेटा फॉर अ रिकॉर्ड एंड ऐड टू book.dat। तो क्रिएट फाइल मुझे एक फंक्शन बनाना है जो इनपुट करेगा डेटा को, एक रिकॉर्ड को। अ रिकॉर्ड लिखा है मतलब क्रिएट फाइल फंक्शन एक रिकॉर्ड को book.dat में रखेगा या राइट करेगा। तो एक फंक्शन ये बनाना है मुझे। दूसरा फंक्शन बनाना है काउंट रिकॉर्ड ऑथर इन पाइथन विच एक्सेप्ट द ऑथर नेम। तो ये ऑथर नेम को एक्सेप्ट करेगा ऐसा पैरामीटर। एंड काउंट एंड रिटर्न द नंबर ऑफ बुक्स बाय गिवन ऑथर। काउंट करेगा कितनी बुक्स है और रिटर्न करेगा नंबर ऑफ बुक्स को। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक नंबर, बुक नेम और ऑथर और प्राइस, ये चार चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। दूसरे में मुझे फंक्शन बनाना है जो ऑथर नेम लेगा और रिटर्न करेगा कि उस ऑथर की कितनी बुक्स हैं book.dat फाइल में। चलिए एक एक करके इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसके लिए मैं एक पाइथन फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर .py फाइल मैंने ओपन कर ली। इस .py फाइल में मैं अपना कोड लिखूँगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राइट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट फाइल। सो मुझे यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखने के लिए डेफ यूज़ करना पड़ेगा और क्रिएट फाइल एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब इस फंक्शन के थ्रू मुझे book.dat फाइल में लिखना है। तो मेरी फाइल क्या है, book.dat, जो कि एक बाइनरी फाइल है। इसके बाद जो डेटा है वो मेरा कुछ इस फॉर्म में है। ये मेरा डेटा है। तो मेरा डेटा है वो जो कुछ लिस्ट के फॉर्म में है। ये लिस्ट के फॉर्म में मेरा डेटा हो गया। इस डेटा को मुझे अपने फाइल book.dat में लिखना है। अब आपको पता होगा कि मैं बाइनरी फाइल book.dat में जब डेटा अदर देन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखता हूँ, कोई और ऑब्जेक्ट अदर देन स्ट्रिंग लिखता हूँ, तब मुझे पिकल मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। पिकल मॉड्यूल का यूज़ मैं करूँगा। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट लिख रहे हैं, इसलिए मैं पिकल मॉड्यूल का यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मुझे पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पिकल मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसका नाम मैं p रख लेता हूँ। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, ये लिस्ट के फॉर्म में जो डेटा है इनमें सारी वैल्यूज़ जो है बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर और प्राइस, इसको यूज़र से लेना पड़ेगा। तो सारे ही वेरिएबल्स को मैं यूज़र से ले लूँगा थ्रू इनपुट फंक्शन। सो बुक नेम मैं कैसे लूँगा, मैं बुक नेम लूँगा इनपुट, एंटर बुक नेम, बुक नंबर, और चूंकि बुक नंबर एक इंटीजर होगा तो मुझे इसको इंटीजर में टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं बुक नेम लूँगा, तो इसके लिए भी मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा, बुक नेम। इसके बाद मैं ऑथर लूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा ऑथर। इसके बाद मैं प्राइस लूँगा, तो प्राइस भी इंटीजर फॉर्मेट में होगी, तो मैं यहाँ पर प्राइस लिखूँगा और प्राइस के आगे भी इसको इंट या प्राइस फ्लोट में भी हो सकती है, तो इसको मैं फ्लोट कर दूँगा। तो ये मेरे पास बन गए इनपुट फंक्शन जिसके थ्रू मैं डेटा लूँगा। इसके बाद इन सारे डेटा के लिए मैं एक लिस्ट बनाऊँगा L, जिसमें सारे वेरिएबल्स को मैं रख दूँगा। तो ये सेम लिस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो वेरिएबल यूज़र देगा उससे एक लिस्ट बन जाएगी। अब इस लिस्ट को मुझे book.dat फाइल में लिखना है। तो मेरे पास फाइल है book.dat।
DAT, इसमें मुझे डेटा को लिखना है। तो पिकल मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है डंप, मैं उसका यूज़ करूँगा। तो डंप का यूज़ करके आप किसी भी फाइल में लिख सकते हैं। अब इस फाइल में मुझे लिखने के लिए इस फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा, तो इस फाइल को मैं ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फाइल को ओपन करने के लिए मैं ओपन फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि फाइल में मुझे ऐड करना है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है टू ऐड टू book.dat। ऐड मैं कैसे करता हूँ, ऐड करने के लिए मुझे इस फाइल को अपेंड मोड में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी फाइल है तो ये अपेंड बाइनरी मोड में ओपन होगी। अब डेटा को डंप करने के लिए मैं जिस लिस्ट को मुझे डंप करना है वो यहाँ पर L लिखूँगा, कॉमा किस फाइल में करना है उसका पॉइंटर यहाँ पर दूंगा। इसके बाद फाइल को मैं क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से मेरा ये फंक्शन बन जाएगा जो एक रिकॉर्ड को book.dat फाइल में लिखेगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एंटर अ बुक नंबर, सो बुक नंबर 1 देता हूँ। बुक नेम में 12th CS देता हूँ। ऑथर में सुमिता अरोरा देता हूँ। प्राइस में 500 देता हूँ। तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और हम डेस्कटॉप पर जाएंगे तो book.dat फाइल भी मेरी बन चुकी है, जिसमें मेरे पास डेटा रहेगा। इसको मैं ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये बाइनरी फॉर्म में यहाँ पर डेटा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मुझे फंक्शन लिखना है काउंट रिकॉर्ड, जो कि काउंट करेगा और रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को और चेक करेगा किसी पर्टिकुलर ऑथर के लिए कितने रिकॉर्ड्स हैं। इसको आप फिर से पढ़ लीजिए। राइट अ फंक्शन काउंट रिकॉर्ड, ये मुझे एक फंक्शन लिखना है विच एक्सेप्ट ऑथर नेम। तो यहाँ पर मैं ऑथर नेम पास करूँगा और ये मुझे बताएगा कि उस ऑथर की कितनी book.dat में है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन जो नेक्स्ट लिखने वाला हूँ वो है काउंट रिकॉर्ड। सो ये फंक्शन है काउंट रिकॉर्ड, जो कि एक ऑथर को लेगा ऐसा पैरामीटर और चेक करेगा उस ऑथर के लिए कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को मैं पिकल मॉड्यूल के थ्रू कैसे रीड कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे p, जो कि पिकल मॉड्यूल है, डॉट लोड का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं पास करूँगा फाइल का पॉइंटर f, जिस फाइल से मुझे रीड करना है। तो ये एक लिस्ट मुझे रीड करके देगा, फर्स्ट लिस्ट जो उस फाइल में लिखी हो, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो उस फाइल में लिखा हो वो मुझे रीड करके देगा। तो मैं क्या करूँगा, मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट रीड किया लेकिन f जो है वो फाइल है, तो फाइल को पहले ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ f इज इक्वल टू ओपन book.dat लिख लेता हूँ। तो ये book.dat को ओपन करेगा। अब मुझे रीड करना है इसको, इसलिए मैं रीड बाइनरी मोड में इसको ओपन करूँगा। उसके बाद f जब मैं पास करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट को रीड कर लेगा और उसके बाद मुझे चेक करना है इस ऑब्जेक्ट में ऑथर नेम क्या है। तो ऑथर नेम मैं पास करने वाला हूँ इस फंक्शन में। तो ऑथर नेम इस वेरिएबल ऑथर में रहेगा और ऑब्जेक्ट वो एक लिस्ट है जो कि इस फॉर्म में रहेगी। पहले बुक नंबर रहेगा, फिर बुक नेम रहेगा, फिर ऑथर रहेगा और फिर प्राइस रहेगा। सो ऑथर 0, 1 एंड 2 सेकेंड इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर obj2 दे सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको लिस्ट ही लिख लेता हूँ। आपने पहली लिस्ट रीड करी और उस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर ऑथर है, उसको आप चेक करेंगे ये आपके वेरिएबल ऑथर से मैच कर रहा है या नहीं। तो आप चेक करेंगे इफ़ ये मैच कर रहा है तब आप कर लेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 और स्टार्टिंग में एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसको आप 0 से असाइन कर देंगे। तो आपने काउंट लिया और उसको 0 से असाइन कर दिया और आपने एक लिस्ट रीड करी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और देखा कि वो ऑथर सेम है या नहीं। अगर ऑथर जो आपके फंक्शन में है आपने पास किया है वो मैच करता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, तो आप काउंट को काउंट प्लस 1 कर देंगे।
अब सेकेंड लिस्ट को भी मुझे रीड करना है। ऐसे मुझे रीड करते जाना है जब तक मैं सारे ही रिकॉर्ड को जो कि book.dat में लिखे हुए हैं सारी लिस्ट मैं रीड नहीं कर लूँ। इसके लिए मुझे इसको लिखना पड़ेगा एक वाइल लूप में। तो वाइल ट्रू, जब तक इसको चलाते जाना है जब तक सारे रिकॉर्ड रीड ना हो जाएं। तो L इज इक्वल टू P डॉट लोड से मैं फर्स्ट लिस्ट को रीड करता हूँ। जब सेकेंड बार लूप चलेगा सो L इज इक्वल टू P डॉट लोड से मैं सेकेंड लिस्ट को रीड करूँगा और इस तरीके से मैं चेक करता जाऊँगा और काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करता जाऊँगा। लास्ट में जब वाइल लूप पूरा चल जाएगा तब मैं रिटर्न कर दूँगा काउंट को, यानी कि कितने रिकॉर्ड्स मैंने रीड किए वो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो ये तो मेरा प्रोग्राम बन गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वाइल लूप है वो इनफाइनाइट लूप है, वो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पर मुझे इस लूप को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो ब्रेक मैं कहाँ पर लगाऊँगा? तो ब्रेक लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करूँगा, क्योंकि क्या होगा जब आपकी फ़ाइल पूरी रीड हो जाएगी तो आपको एक एरर आएगी कि नो रिकॉर्ड फाउंड, यदि आप वाइल लूप में चलते रहेंगे तो जब आपको एंड ऑफ फाइल एरर आएगी, EOF एरर आएगी, तब आप क्या करेंगे? तब आप कर देंगे ब्रेक। दैट मीन्स जैसे ही आप एंड ऑफ फाइल पर पहुंचेंगे तब आप इस वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे ताकि ये इनफाइनाइट टाइम ना चले। और यहाँ पर आप ब्रेक करने से पहले एक मैसेज भी लिख देंगे कि एंड ऑफ फाइल रीच्ड, EOF रीच्ड। इसके बाद आपने क्या किया? काउंट जितने बार फाइल हो गई थी, जितने बार काउंटर बढ़ गया था उस काउंट को आपने रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था कि आपको क्या करना है कि पैरामीटर ऑथर को काउंट करना है कितने बार आया है वो आपकी फ़ाइल में, उस ऑथर की कितनी बुक्स हैं फाइल में, फिर उसको रिटर्न कर देना है कि रिटर्न द नंबर ऑफ बुक्स बाय द गिवन ऑथर। तो चलिए ये हमारा बन गया प्रोग्राम। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अब इस काउंट रिकॉर्ड फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। आपको याद होगा मेरी फ़ाइल में ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है जो कि हमने लिखा था अभी कुछ देर पहले, जिसमें बुक नंबर 1 था, बुक नेम ये था और सुमिता अरोरा ऑथर थी। तो इस ऑथर को मैं यहाँ पर पास करूँगा और काउंट करूँगा इस ऑथर की कितनी बुक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये फंक्शन एक चीज़ रिटर्न कर रहा है नंबर ऑफ बुक्स, तो उसको मैं n में रिसीव कर लूँगा। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास फाइल में एक ही रिकॉर्ड है, यानी कि सुमिता अरोरा की एक ही बुक है। तो मेरे पास आउटपुट जो आएगा इस फंक्शन से रिटर्न होकर वो 1 आना चाहिए। तो देखिए आप एंड ऑफ फाइल रीच्ड मतलब सारे रिकॉर्ड इसने रीड कर लिया और n में आप देखेंगे 1 आ गया, यानी कि एक रिकॉर्ड है जो सुमिता अरोरा का है। अगर मैं क्रिएट फाइल को फिर से कॉल करूं और यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड लिख दूं, बुक नंबर 2 लिखूं, यहाँ पर 11 साइंस लिख दूं, 11 CS लिख दूं, इसके बाद ऑथर अगेन सुमिता अरोरा लिखूं और प्राइस मैं 300 लिख दूं। इसके बाद मैं फिर से काउंट करूं कि सुमिता अरोरा की कितनी बुक्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा बढ़ चुका है, यानी कि 2 रिकॉर्ड आ गए हैं। तो अब n की वैल्यू 2 रिटर्न होके आएगी। तो n की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब सुमिता अरोरा की 2 बुक्स हैं मेरी book.dat फाइल में। तो ये मेरा आंसर होगा। ये 2 फंक्शंस दोनों ही 2.5 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों फंक्शंस के लिखने के बाद मिलेंगे टोटल 5 मार्क्स। चलिए अब हम देखते हैं और क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में आप देखेंगे अ बाइनरी फाइल student.dat हैज़ स्ट्रक्चर दिस। अगेन ये बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है जिसमें हम student.dat फाइल बना रहे हैं और यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो एक टपल के फॉर्म में, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट से ओपन है और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है जिसका नेम है count REC that would read contents of student.dat फाइल
and display the details of those students whose percentage is above 75। तो student.dat फाइल में मेरे पास डेटा टपल के फॉर्म में है, तो कई सारे टपल्स होंगे यहाँ पर फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, और अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग परसेंटेज होंगे। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट काउंट करना है और डिस्प्ले करना है जिनके परसेंटेज 75 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे उनकी डिटेल्स को डिस्प्ले करना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करके भी प्रिंट करना है। यहाँ पर दो टास्क मुझे परफॉर्म करना है इस फंक्शन में। तो चलिए लिखते हैं काउंट REC फंक्शन। इसके लिए मैं अगेन पाइथन फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर डेफ काउंट REC फंक्शन लिखूँगा। इस काउंट REC फंक्शन में मुझे student.dat फाइल को ओपन करके इसमें जो डिफरेंट टपल्स हैं उनको रीड करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जब भी मैं किसी बाइनरी फाइल पर काम करता हूं और उसमें जो डेटा रहता है वो अदर देन स्ट्रिंग रहता है, तब मैं पिकल मॉड्यूल का यूज़ करता हूं। तो यहाँ पर टपल के फॉर्म में डेटा है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पिकल मॉड्यूल का। तो मैं इंपोर्ट पिकल करूँगा SP, और इस पी मॉड्यूल यानी कि पिकल मॉड्यूल का यूज़ करके मैं अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। फाइल है मेरी student.dat और इसको मैं ओपन करूँगा बाइनरी मोड में। बाइनरी मोड में फ़ाइल ओपन होने के बाद मैं इसमें से एक एक टपल को रीड करूँगा। तो फर्स्ट टपल को रीड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा t = पिकल मॉड्यूल डॉट। पिकल मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है लोड, जिसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट में पास करूँगा तो फर्स्ट टपल रीड हो जाएगा। अब टपल रीड होने के बाद, चूँकि आपको पता है टपल किस फॉर्म में है, पहले एडमिशन नंबर है, फिर नेम है, फिर परसेंटेज है। तो इस टपल में से मैं परसेंटेज निकालने के लिए T2 करूँगा, T(2), सेकेंड इंडेक्स पर मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 75 तो मुझे उसको काउंट कर लेना है, उस स्टूडेंट को काउंट कर लेना है। इसके लिए मुझे काउंट वेरिएबल में उसको काउंट करना है, तो स्टार्टिंग में काउंट को मैं 0 कर दूंगा। साथ ही में मैं उस स्टूडेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट T से उसकी डिटेल को डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये तो हुआ एक रिकॉर्ड को रीड करने के लिए। ऐसे मुझे सारे ही रिकॉर्ड को जो कि टपल के फॉर्म में है रीड करना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वाइल लूप का। इसके ऊपर मैं यहाँ पर वाइल लूप लिखता हूँ। वाइल कब तक चलना है? इनफाइनाइट टाइम चलाना है मुझे, जब तक सारा डेटा रीड ना हो जाए। क्योंकि वाइल लूप इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, इसलिए मुझे इसको कहीं ना कहीं जाकर ब्रेक भी करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक मैं कहाँ पर करूँगा? जब मैं सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर लेता हूँ। सारे रिकॉर्ड्स रीड होने के बाद एक एरर आती है एंड ऑफ फाइल, जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करूँगा। पिकल मॉड्यूल को आप डिटेल में देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको दे दूँगा। तो आप सीख सकते हैं मैं पिकल मॉड्यूल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर EOF एरर आएगी, तो यहाँ पर मैं ब्रेक कर दूँगा लूप को, और उससे पहले एक मैसेज प्रिंट कर दूँगा, EOF एंड ऑफ फाइल रीच्ड। तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज भी प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर मेरी एंड ऑफ फाइल पहुँचने पर लूप भी ब्रेक हो जाएगा सारे टपल्स को रीड करने के बाद, और काउंट कर लेगा कितने स्टूडेंट हैं जिनके परसेंटेज मोर देन 75 है, एबव 75। इसके बाद ये तो एक टास्क हुआ जिसमें मैंने सारे स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया और उनको काउंट कर लिया। दूसरा टास्क था मेरा, मुझे डिस्प्ले करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग एबव 75। तो यहाँ पर मैं जब वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे दूँगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ परसेंटेज ग्रेटर देन 75, और उनको प्रिंट कर दूंगा जिसकी वैल्यू रहेगी काउंट में। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तब आप देखेंगे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने से पहले यहाँ एक एरर आ गई। तो पिकल की स्पेलिंग में सुधार देता हूँ। तो यहाँ पर अब ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है।
तो ये आपका आंसर हुआ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास student.dat फाइल नहीं है जिसमें डेटा हो। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक सैम्पल student.dat फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें मेरे पास डिफरेंट टपल्स के फॉर्म में डेटा है। तो यहाँ पर मैं जब इस लूप को चलाऊँगा तो मेरे पास अलग अलग टपल्स रीड होंगे और स्टूडेंट्स काउंट होके मेरे पास आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर काउंट REC फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे पास 2 स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर student.dat फाइल में से, जिसमें दोनों स्टूडेंट की परसेंटेज मोर देन 75 है। तो यहाँ पर काउंट होके भी मेरे पास आ गया 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 75 से ज़्यादा हैं। student.dat फाइल में यदि आपको चेक करना है कितने स्टूडेंट्स थे तो मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करूँगा, लेकिन आपका आंसर ये रहेगा, ये आपको याद रखना है। सारे स्टूडेंट को चेक करने के लिए मैं इफ़ को हटा देता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ से प्रिंट से सारे स्टूडेंट को प्रिंट करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि मैं काउंट REC फंक्शन को कॉल करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 स्टूडेंट थे। 1 में 80% थे, सेकेंड में 70 और थर्ड में 90%। तो अगर मैं इफ़ वाला ये प्रोग्राम चलाता हूँ जो मेरे क्वेश्चन का आंसर था, तो मेरे पास 2 स्टूडेंट यहाँ पर आए जिनके परसेंटेज 75 से ज़्यादा थे और वो काउंट होकर भी प्रिंट हो गए। तो ये मेरा आंसर रहा जो आपको 5 मार्क्स देगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर देख लिए। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर आपके डाउट को डिस्कस करके सॉल्यूशन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप अदर स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को, अपनी क्वेरीज़ को मुझसे और अदर स्टूडेंट से डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी। साथ ही सम रिलेटेड वीडियोज़ आर ऑल्सो देयर। तो आप वहाँ पर जाइए और अपने रिलेटेड मटेरियल्स को फाइंड कीजिए। थैंक यू।